नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है माँ सी माँ। हाथ ठिठुर रहे थे, कलम उठाने को मन ही ना करता था। कैसे लिख ठंड तो जैसे आज पूरा मज़ा चखाने को तन कर बैठी थी। शाम होते ही घने कोहरे ने पूरा बंगला छा लिया। पहाड़ी पर वह छोटा सा लकड़ी का बंगला तेज़ हवा के झोंकों से कभी कभी कांपने लगता, तो समझ में ना आता कि वह पार्वती आवास ऐसे मौसम में खुशी से झूम रहा है या भय से कांप रहा है। और सत्य तो यह है कि मुझे भी कुछ ना पता चलता कि मैं यहाँ 15 दिनों से आवास में प्रसन्नचित्त हूँ या भयाक्रांत। आवारा के से बादलों के फाए यहाँ आसमान पर नहीं बल्कि सड़कों पर दिखाई देते। कभी कभी तो बलात खिड़की के रास्ते घर से घुस आते। मुझे ना जाने क्यों बंद खिड़कियों से चिढ़ है, इसलिए धुएं से ये बादल के टुकड़े घर में घुसकर कपड़े, बिस्तर और सामान नम कर देते हैं, जिन्हें फिर हीटर की सहायता से मुझे सुखाना पड़ता है। मेरे पति मेरी इस आदत को जहालत की संज्ञा देते। मैं कहती कि मैं लेखिका हूँ, सारे भाव इस खिड़की के सहारे ही तो आते हैं। वे कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, तो खिड़की क्यों, दरवाज़ा खोल कर बैठो। और दरवाज़ा ही क्यों, जाकर ठंडी ठंडी सड़क पर भ्रमण करो। साल सागौन के चुप्पी साधे वृक्ष, तेज कदमों से घर लौटते हुए कामकाजी मनुष्य, ठंडी हवाओं से जमे फुटपाथ, ठिठुरती चिमनियों से उठता धुआं, वीरानगी का जहर, सभी अच्छे भाव पैदा कर सकेंगे। और तब तुम एक अच्छी कहानी गढ़ सकोगी। जाओ जाओ ना। उनकी तंज भरी बातें मुझे गलत नहीं सही लगती। रजाई में दुबके चाय पीते, श्रृंगार मेज पर तरह तरह की लिपस्टिक, आई शेडो लगाते या साड़ी के रंग से मैच करती बिंदी, चूड़ी, सैंडल पहनते हुए भाव थोड़ी ही उमड़ेंगे। मैं यह जानती थी, फिर भी उनका कथन मुझे उल्हाना ताना लगता और मैं कहीं भी अकेली कहीं बाहर ना जा पाती। मुझे उस पहाड़ी स्थान के गुमनाम बाशिंदे, उनके उल्टे टेढ़े अजीब से दिखने वाले मैले कुचैले कपड़े और कुछ अनोखे अनोखे से रीति रिवाज सभी कुछ अच्छे लगते। कभी कभी तो यह सोचने पर मजबूर हो जाती कि काश इस रईसी के झोल को उतार फेंकती और इनसे मिलजुल कर बैठ पाती, तो शायद कितना कुछ मिलता मुझे। मैं कुछ लिख पाती या मैं कुछ अनोखा पा पाती। 10 दिन बीत चुके थे। पति महोदय का 15 दिन का सेमिनार 2/3 खत्म हो चुका था। उनका काम तो बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, और मेरा प्रतिदिन 8-9 बजे रात तक वापस आते और मेरे पास आकर एक जोर का ठहाका लगाते और रोजाना पूछा जाने वाला एक ही प्रश्न दोहराते, क्यों, कैसी है तुम्हारी प्रोग्रेस। कहानी, हाँ कहानी, क्या हुआ उस कहानी का। अरे भाई 3 दिन में वापस चलना है। इस पहाड़ी देश की दूध की धार की नदियाँ, कल कल करने वाले झरने, ऊंचे नीचे घुमावदार रास्ते और ये भोले भाले पहाड़ी डांडी वाले फिर ना मिल सकेंगे तुम्हें। यह गुलाबी दमकते रंग वाली 2 मोटी मोटी चोटी वाली पहाड़ियाँ, पहाड़ी रूपसियाँ फिर कहाँ मिल सकेंगी। लिखो ना इन पर कुछ अच्छा सा। अच्छा चलो एक काम करना, कल ज़रूर लिखना। मैं देर से आऊँगा और लंच डिनर सब वहीं लेना है। यार लोग मज़े में आ गए तो जम जाएगी पार्टी, तुम समय का सदुपयोग करना। खा पी कर सो जाना, बैठ कर लिखना इस पहाड़ी प्रदेश की यादगार रहेगी। पति का अपूर्व प्रोत्साहन समय और वातावरण भी कुछ ना लिखा सके। इससे बुरी बात और क्या होगी कि मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, कल। अगले दिन यह काम पर चले गए। मैं खिड़की के से उनको जाती हुई धुंधली आकृति को मुग्ध होकर देर तक देखती रही। चौड़े कंधे, ऊंचे बलिष्ठ देह, चक्करकार रास्ते से गुजरते गुजरते आंखों से ओझल हो गए। मैं धीरे धीरे वापस आई तो खूंटी पर पड़े अपने ओवरकोट पर निगाह पड़ी। यंत्रवत से हाथ उठे और उसे तार उतार कर मुझे पहनाने लगे।
मैंने ताली का गुच्छा उठाया, बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगाया और धीरे धीरे उत्तरी सड़क पर उतरने लगी। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ झरने, पेड़ पौधों के नज़ारे, भेड़ बकरियों के घास चढ़ते ऊंचे नीचे बढ़ते झुंड, धड़धड़ाता हुआ पहाड़ी नाला। बाप रे, कितना शोर करता है ये सब, बंधे हुए रास्तों में भी। और उफान तो देखो, एक बार की प्रकृति के अद्भुत सम्मोहन से बहक गई और कुछ देर तक वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। थोड़ी दूर और बढ़ी तो देखा कि कुछ लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रहे हैं। मेरा कला प्रेमी भावुक मन वहाँ रम गया। बैठने का स्थान भी मुझे वहाँ मिल गया। कुछ देर मैं बैठ गई। बैठते ही मैंने नोट किया कि मेरा कुत्ता टॉमी मेरे साथ है। मुझे ये बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं तो इसको अंदर बंद करके आई थी। फिर एकाएक कुछ सांत्वना भी मिली। चलो अच्छा है, साथ रहेगा पहाड़ पर तो शाम भी जल्दी उतर आती है, वापसी में डर नहीं लगेगा। यही सोचते सोचते मैं कुछ और आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे वातावरण शांत सा होने लगा और संध्या घिरने लगी। सभी अपने अपने घरों में जाकर निश्चिंत से होने लगे। मैंने भी वापस आकर छोटी छोटी झोपड़ियाँ देखीं और मैंने देखा कि वहाँ पर रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक झोपड़े में छोटे से द्वार पर एक 7-8 साल का बालिका मूड़ा डाले बैठी थी। वह बड़ी उग्र निगाहों से रास्ता देख रही थी। मैंने अपने आप को रोक ना सकी और मैंने उससे पूछा, बेटा किसकी रास्ता देख रही हो? इस पर वह फूट पड़ी और बोली कि दादी कहती हैं कि एक संझा तेरे बापू इसी रास्ते से आएंगे। मैं रोज देखती हूँ पर बापू आते क्यों नहीं? मैं नहीं जानती, मैंने कह तो दिया, पर दूसरे ही क्षण मुझे दुख हुआ कि मैंने उसके नैराश्य को यूं ना झंझोड़ना चाहिए था। कुछ और बात बना दी होती तो उसकी नन्ही चमकीली आंखों में आशा की ज्योति चमक जाती। एक क्षण को खुश तो हो पाती। मैंने अच्छा नहीं किया, यही सोचकर मैंने पलट के कदम धरे ही थे कि अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? सोचते हुए पलट के कदम धीरे ही थे। बालिका ने उत्तर दिया कि एक बीबी जी हैं। मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठी, तुम्हारी माँ है क्या? वो बोली, नहीं, वो मेरी दादी हैं। आओ अंदर आओ, वो बीमार हैं, उठती चलती नहीं हैं। आओ बीबी जी, तुम्हें उनके संग बहुत मज़ा आएगा। उसका सहज आमंत्रण मैं अस्वीकार नहीं कर सकी और अंदर पहुंची। देखा एक मिट्टी के तेल की डिबरी जल रही है और उसके मध्यम प्रकाश में वृद्धा दादी गुदड़ी में छिपी पड़ी हैं। कैसी तबीयत है? मैंने प्रश्न किया। उसने कहा, बस खत्म ही हो जाऊंगी, पर सोच तो यही रही हूं कि मेरे पीछे लाली का क्या होगा। बस्ती के लोग अच्छे हैं पर इसका दुर्भाग्य से चैन नहीं लेने देगा। ऐसा क्यों कहती हो बड़ी अम्मा? दादी ने गहरी सांस खींचते हुए कहा, बेटा ऐसे बालकों का कोई जीवन नहीं, इनके किसी का प्यार नहीं मिलता, इन्हें समाज स्वीकार नहीं कर सकता, पर फिर भी इन्हें जीना होगा। ये नन्हे मुन्ने फूल तो हैं पर किस बगिया के हैं कोई नहीं जानेगा। और माँ, वह भी क्या माँ जिसकी जवानी एक ही अनेक लूटें, जिसकी खुशबू बदबू में बदल जाए, जिसकी उपज स्वयं उसी को डस ले। इस बेचारी की तो माँ भी उसी धोती में गले में फंदा लगाकर मर गई जिसे पहनते हुए इसे जन्मा था। मैं 7 दिन की बच्ची को सीने से लगाए आज तक पालती रही हूँ। उसे यह कैसे समझाऊं कि उसका बापू कौन है, कब आएगा? अरे वो तो बेचारी सुबह से ही मूड़ा डालकर दरवाजे पर बैठी बापू का इंतजार करती रहती है। कहानी वाकई बहुत दर्दनाक थी। मेरी आंखें गीली हो गईं। इतने में मैंने देखा कि कुछ और बच्चे भी वहां आ गए, सभी भोले बाले, छोटे छाटे और मुरझाए हुए। लगता था कि वही छोटी बालिका कौतूहलवश उन्हें बुलाकर ले आई थी।
उन्हें देखकर वृद्धा ने फिर से कहना शुरू किया, यह सब ऐसी ही संतानें हैं बेटा, इनके किसी के बाप का पता नहीं। लड़ाई 2 देशों में होती है और अत्याचार हम पर होता है, हमारी जवान बहू बेटियों पर होता है। फिर उन्हें कोई स्वीकार क्यों नहीं करता? उन्हें जीवन भर किसी अपराध में क्यों घुटना पड़ता है? उनका अपराध केवल इतना होता है कि वे लड़ाई के वक्त औरत थीं और वो जवान औरत थीं। मैं उस वक्त जवान ना थी, इसलिए उस कहानी को दोहराने के लिए जिंदा बची रही। मैंने सब कुछ देखा है इन्हीं आंखों से। मेरे दोनों बेटे मार दिए गए, बहुएं बर्बाद कर दी गईं और पेड़ से बांधकर उनको जला दिया गया। मेरा घर लूटा गया और मैं सब कुछ देखती रही। मैं कुछ ना कर पाई बेटा। ना जाने कैसे मेरी ये बेटी बच गई। हफ्तों बाद जब ये मेरे को मिली तो लाली गर्भ में पल रही थी। लाली के जन्म तक वह बिल्कुल शांत और गंभीर बनी रही। 7वें दिन धोती का फंदा गले में डाल इसी कड़ी से झूल गई। लाली को भुलावा देने के लिए तो मैं ही हूँ। मैंने बात काटते हुए कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं। आपने सब कुछ सचमुच बहुत कुछ सहा है बड़ी अम्मा। औरत बहुत पवित्र होती है। जिस औरत की पवित्रता यूं लुट जाए, बस छिन जाए, तो क्या उसे यूं साड़ी का फंदा बनाकर झूलना ही चाहिए? मेरी समझ से तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे समाज से लड़ना चाहिए। उसमें इसका क्या दोष है? हाँ बेटी, पर कुछ ऐसी भी हैं जो बड़े घरानों की बहू बेटियां जो सब सह तो गईं पर उन्हें कोई सहारा ना दे सका, और जो बड़ी हमदर्दी दिखाकर समाज सेवी बनकर आगे आए, वह उन्हें ब्याह कर तो ले गए पर उनके शरीर से जन्मे, उनके ही हाड़ मांस से बने, उनके निरपराध शिशुओं को अंगीकार न कर सके। किसी ने उन्हें अनाथालयों में भिजवा दिया, किसी ने उनको बड़ी दादी नानी को सौंप कर किनारा कर लिया। वह बेचारी सिसकती हुई ममता मन में दबाए अपने कथित पति के साथ आंचल बांधे चली गई। पर किसे मालूम कि फिर भीषण युद्ध हो, फिर आदमी हिंसक पशु सा हो जाए, फिर प्रलय सी मच जाए और औरत फिर निर्दयता से कुचली जाए। आज मैं ना भी रहूं तो लाली का कौन होगा? इतने में दरवाजे पर छलछलाती चुप निगाहें उनसे मिली और कुछ क्षणों की असाध्य चुप्पी को काटते हुए मैंने लाली का हाथ पकड़ते हुए कहा, आ गए। देखा ना, तुमने आज ही कहा था कि बापू कब आएंगे। चलो बापू के साथ दूसरा घर देख कर आए। झिझकती ठिठकती सी लाली अवाक कुछ प्रसन्न और कुछ उदास धीरे से बोली, दादी को नहीं ले चलोगी? मैंने कहा, दादी को कल ले चलेंगे। आज तो तुम ही चलो तो ठीक रहेगा, पर हम दादी को कल पक्का लेकर चलेंगे। अबोध बालिका ने अब स्पष्टीकरण कर चुका था। मैंने कहा कि ठीक है, हम दादी को ज़रूर लेके चलेंगे, और अब वह मेरी उंगली पकड़कर चल पड़ी। टॉमी भी दुम हिलाते साथ ही हो लिया। 2-4 कदम चलने के उपरांत लाली ने एकदम से मेरा हाथ छोड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और बोल पड़ी, बापू मैं इनको क्या कहूँ? इन्होंने चौंकते हुए कहा, इनको? इनको और क्या कहोगी बेटा? इनको तुम माँ कहो, ये तुम्हारी माँ है। मेरे होठों पर अलसाई सी मुस्कान उभरी। माँ, मौसी माँ, एक कहानी की नायिका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।